चलिए नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 15 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ पर ये जानकारी दे दूं, अगर कोई छात्र पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स दिया जाता है जो कि आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। ये डेली बेसिस पर आपको दिया जाता है। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आपको लगे इस वीडियो श्रृंखला से आपकी हेल्प हो सकती है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है आप उसे जरूर देखिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर आप बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं के लिए मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की तलाश में है तो चैनल पर प्लेलिस्ट में तमाम महीने का यानी कि सभी महीने का आपको वीडियो वहां पर मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, सबसे पहले हम उस प्रश्न को ही देख लेते हैं। ये प्रश्न था कि बिहार के कितने विद्यार्थियों का चयन शकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत बाल वैज्ञानिक के रूप में किया गया है। देखिए, कुल मिला के 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया बिहार से, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें हम आपको बतलाते हैं पूर्ण रूप से बीपीएससी मेकर पे ही केंद्रित रहे। चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या फिर हमारे ऐप पर जो कोर्स चल रही है उसमें अगर आप मेंबरशिप लिए हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होगी। इस चीज को ध्यान रखिए, जगह जगह भटकने से बेहतर यह है कि एक जगह अपनी एकाग्रता बनाए रखें, इससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, और जब एग्जाम नजदीक हो तो उसका एक तरह से अपनी तैयारी का आकलन करने के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूं कि जनवरी से अगस्त तक का पीडीएफ इस महीने का मतलब इस वर्ष का जनवरी से अगस्त तक का जो पीडीएफ है वो आपको दिया जा चुका है। अपने कोर्स में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। और जनवरी से अगस्त तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है, इसका एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है, तकरीबन 2 घंटे का ये वीडियो है। अगर आप बिहार में परीक्षा देने जा रहे हैं, बीपीएससी खास करके जो आगामी बीपीएससी है, वहां ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से चीजें हमने आपको बताया, हालांकि ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, समय के बचत के कारण, आप लोगों के डिमांड के कारण ही आप लोगों ने जो डिमांड किया था कि सर वन लाइनर में बताइए, आप तो डिटेल में बता दिए हैं लेकिन वन लाइनर में बताइए ताकि एक प्रकार से रिवीजन हो सके। तो आप लोगों के डिमांड पे इसे लाया गया है, चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमने आपको दिया है चैनल पर। जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा जो छात्र एप्लीकेशन पे मेंबरशिप लिए हुए हैं अपने कोर्स में देखेंगे तो वहां पर आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, मंथली करंट अफेयर्स के तहत आपको वो तमाम पीडीएफ मिल जाएंगे, वहां पर अपलोड कर दिया गया है। साथ ही टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिया गया, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पर अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पटना यूनिवर्सिटी के व्हीलर सीनेट हाउस का नाम निम्न में से किनके नाम पर रखा गया है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत ज्यादा खबरों में था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी हाल ही में ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी यहाँ पर रखी गई है कि पटना विश्वविद्यालय का 97 साल पुराना व्हीलर सीनेट हाउस अब जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से जाना जाएगा। नोट कीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण अनुषद भवन के नाम से अब जाना जाएगा। दरअसल इसका जो निर्माण हुआ था, हम जो सीनेट हाउस की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसके नाम में परिवर्तन किया गया 97 वर्ष बाद, यानी कि स्थापना के 97 साल बाद, तो इसका जो निर्माण हुआ था वास्तविक तौर पर देखें तो सम्मेलनों, परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों की बैठक और अन्य गतिविधियों की मतलब इसका आयोजन के दृष्टिकोण से कर सकते हैं, ये इसका निर्माण किया गया था। और इसका जो उद्घाटन हुआ था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन मार्च 1926 में बिहार और उड़ीसा प्रांत के तत्कालीन राज्यपाल और विश्वविद्यालय के चांसलर सर हेनरी व्हीलर ने किया था। और इसी कारण इस हॉल का नाम जो पड़ा था यह व्हीलर सीनेट हाउस पड़ा था। इसका उद्घाटन उस समय यानी कि तत्कालीन जो बिहार और उड़ीसा प्रांत के जो राज्यपाल और विश्वविद्यालय के चांसलर थे, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अच्छा, यहाँ पर जो बिहार और उड़ीसा की बात हुई है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार और उड़ीसा दो अलग अलग राज्य कब बना, तो 1936 में बना था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ जानकारी और भी है। जैसे यहाँ पर हमने जो चर्चा किया इस सीनेट हॉल की, तो इसका जो उद्घाटन किया गया ये सर हेनरी व्हीलर के द्वारा किया गया, इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ था।
ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, कुछ पॉइंट और भी है कि इसे ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गैस्टिन ने डिजाइन किया था। इनके वास्तुकार जो थे वो ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉन गैस्टिन थे और निर्माण की पूरी लागत लगभग 1.75 लाख रुपये मुंगेर के राजा देवकी नंदन प्रसाद द्वारा वहन किया गया था। जो भी राशि इसके निर्माण पर खर्च हुई थी मुंगेर के राजा देवकी नंदन प्रसाद के द्वारा वहन किया गया था, पूरी की पूरी राशि। तो ये चीजें यहाँ से सम्मिलित तौर पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे जॉन गैस्टिन की, तो इसके बारे में एक जानकारी आपको मैं दे दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गोल घर है पटना में, गांधी मैदान के पश्चिम में गंगा नदी के किनारे ये गोल घर है। और गोल घर के बारे में कुछ चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको हमने लिखा है कि पटना में जो गोल घर है इसका जो निर्माण हुआ था वो अनाज के भंडारण के लिए हुआ था। वास्तविक तौर पर देखें तो इसका जो निर्माण हुआ था अनाज के भंडारण के लिए हुआ था। लेकिन एक जरूरी बात यहाँ पर यह है कि जिस पर्पज से जो इसका निर्माण हुआ था वो पर्पस कभी भी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि इसमें जो अनाज का भंडारण किया जाता था, देखिए ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सीढ़ी है, कुछ इस प्रकार से ये सीढ़ी है और यहाँ पर एक मतलब कि जगह है जिसके माध्यम से अनाज को नीचे रखा जाता था। जैसे बोरी में अनाज है तो यहाँ पर चढ़ के मजदूर यहाँ से ऊपर से डालेंगे और नीचे आएगा। इसमें गलती इसके मतलब डिजाइन में ये हो गया कि इसका जो गेट था, यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका जो गेट था वो बाहर की तरफ खुलना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता ये है, देखें तो ये अंदर की ही तरफ खुलता। जैसे मान लीजिए इधर से अनाज डाला जाएगा, जब ये पूरा भर जाएगा तो गेट अंदर की तरफ कैसे खुलेगा? तो ये जो डिजाइन है वो गलत हो गया, ये गेट बाहर की तरफ से खुलना था। तो यही कहा जाता है कि जिस पर्पज से इसका निर्माण हुआ था वो कभी पूरा नहीं हो सका और यूं ही पड़ा रह गया। और एक प्रकार से देखें तो ये एक पर्यटन स्थल के रूप में अभी बिहार में है, पटना के गांधी मैदान के आसपास। तो इसी पर्पज से यहाँ पे हमने लिखा कि पटना में गोलघर का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। और आपको ध्यान रखना जिसके वास्तुकार थे जॉन गैस्टिन। तो इस वजह से यहाँ पर चर्चा हुई थी जॉन गैस्टिन की, तो यहाँ पर हमने ये बतला दिया आपको। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है इसकी स्थापना कब हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? ये यहाँ जो गोल घर है, गोल घर के इधर आप देखेंगे, गोल घर के उत्तर पूर्व कोने में ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये बापू सभागार है। यहीं पर G20 के तहत अभी हाल ही में पटना में 22 से 24 जून तक लेबर 20 यानी कि श्रम 20 की बैठक आयोजित हुई थी, ये बापू सभागार में। ये चीज यहाँ से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा गांधी मैदान की बात करें तो ये एरिया जो है, ये एरिया गांधी मैदान है और यहाँ पर आपको ये विश्वमान दिख रहा है, विश्वमान भवन। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इन सब बातों को छोड़ते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके समक्ष कि 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली पीरियड्स विषय पर महिला खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में पटना, सिवान और दरभंगा में किया गया है। तो उपयुक्त में से सभी जगह पर किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अच्छा, इनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा हम करें तो हाल ही में 13 से 17 सितंबर 2023 तक सिंपली सपोर्ट फाउंडेशन, सपोर्ट नहीं बल्कि स्पोर्ट फाउंडेशन, ठीक है, तो इसके द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं महिला एवं बाल विकास निगम यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में सिंपली पीरियड्स विषय पर यानी कि इस थीम पर महिला खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन पटना, सिवान और दरभंगा में किया गया। ये यहाँ से ध्यान रखें, 3 जगहों पर ये आपको ध्यान रखना, सिंपली पीरियड्स विषय पर ये महिला खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। किसके मतलब कर सकते हैं द्वारा? तो सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन के द्वारा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर चर्चा हुई है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। हमने आपको जानकारी दिया था कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी 25 मार्च 2023 को। आपको याद होगा, उन सब बातों का जिक्र यहाँ पर हमने कर दिया है। सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मौजूदा जो महानिदेशक है वो है रविंद्रन शंकरन।
ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी हमने ये भी आपको दिया है कि एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी या फिर जो मान्यता दी गई थी वो 25 मार्च 2023 को दी गई थी। यानी कि अब बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ये जो मान्यता मिली है इसके बाद किसी भी प्रकार के यानी कि बिहार से संबंधित खेल और खिलाड़ियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, उसे राज्य सरकार पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी हाल ही में ये 25 मार्च 2023 को ये अभी हाल ही में कह सकते हैं स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता मिली है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में चिकित्सा विज्ञान के लिए किन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न ये वाला पढ़े हैं तो जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में आपके बने, क्योंकि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें तो विभिन्न कैटेगरियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान की यहाँ पर बात हुई है। तो चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि डॉक्टर दीप्यमान गांगुली। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में बेसिक सी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2022 के लिए देश भर के 12 युवा वैज्ञानिक के नामों की घोषणा की है। यानी कि इस वर्ष 2023 में 2022 के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा इसके लिए कुल 12 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, ये यहाँ से ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन यह भी है, जो हमने युवा वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया है तो यह पुरस्कार हर साल 45 साल से कम उम्र के वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। यानी कि जो भी वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। कंडीशन यह है कि 45 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि भटनागर पुरस्कारों का नाम एस भटनागर के नाम पर रखा गया है, जो 1942 से 1954 तक CSIR के पहले महानिदेशक थे। CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ कैटेगरी में जो घोषणा हुई वो भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ईस्वी आया है 1954, एक आया है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है, जबकि 1954 की बात करें तो भारत और चाइना के मध्य ये पंचशील समझौता 1954 में ही हुआ था। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जबकि बात करें उसके जो चीनी समकक्ष थे यानी कि चीन के समकक्ष जो उनके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, वे थे चाउ एन लाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे थे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के। तो कुल आपको ध्यान रखना 7 कैटेगरी में 12 युवा वैज्ञानिकों का चयन किया गया, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम जानकारी आपके समक्ष है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सभी को जरूर पढ़ लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रकार से यहाँ पर हमने कैटेगरी लिखा है, वो क्षेत्र लिखा है, वो जो मतलब जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, जैसे कि जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल और ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, गणितीय विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान। तो कुछ कैटेगरी है जिसमें जो वैज्ञानिक का चयन किया गया वो यहाँ पर हमने लिखा है। हालांकि विस्तृत तौर पर ये सारी जानकारी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो विस्तृत तौर पर इसकी जानकारी वो यहाँ पर आपके समक्ष है। वो कहाँ पर अभी कार्यरत है तो ये सारी चीजें यहाँ पर 1 से 4 तक और फिर अगले स्लाइड में 5 से 7 तक वो पूरा का पूरा ब्यौरा आपके समक्ष है। आप लोग दोनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बने। फिलहाल हम इसे स्किप कर रहे हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम आपको ये बताने वाले नहीं है। आपको यहाँ पर हमने डाल दिया है, आप इसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए, ये अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गति से 13,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाल ही में आयोजित 16वें एशिया कप के दौरान विराट कोहली ने 267वें वनडे पारियों में सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये दुनिया के ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो कि सबसे तेज वनडे क्रिकेट के इतिहास में 13,000 रन का आंकड़ा को पार किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। और एक जरूरी जानकारी यह भी है, अभी जो एशिया कप चल रही है ये इसका 16वां संस्करण है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर से इनकी तुलना करें तो इस मामले में वे सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर ने 321 पारियों में 13,000 रन बनाया था। तो अभी हाल ही में जो विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया है, महज 267 वनडे पारी में
ये रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किया है 13,000 रन बनाने का। ठीक है, तो ये भी चीजें यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अगले पॉइंट में हम बात करें, चूंकि यहाँ पर चर्चा हुई थी एशिया कप की, तो 16वां एशिया कप की हम बात करें तो इसका आयोजन 30 अगस्त से शुरू हुआ है और 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। मेजबान देश की बात करें तो पाकिस्तान और श्रीलंका। दरअसल इसका जो मेजबानी हो रहा है ये पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है, लेकिन वास्तविकता देखें तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, जो बीसीसीआई है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से सख्त मना कर दिया, यानी कि पाकिस्तान में मैच खेलने से मना कर दिया। तो जिस वजह से ये फैसला लिया गया कि श्रीलंका में भारत के जितने भी मैच होंगे वो श्रीलंका में कराए जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मेजबान देश है इससे 16वें संस्करण का ये पाकिस्तान और श्रीलंका है। अच्छा, सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जो है 7 बार वो भारत ने अपने नाम किया है। और ये कब कब अपने नाम किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 बार एशिया कप का खिताब भारत ने अपने नाम किया। पहली बार 1984, फिर 1988, 1990, 95, 2010, 16 और 2018। तो कुल मिला के 7 बार भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। हालांकि दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो 6 बार इस खिताब को श्रीलंका ने अपने नाम किया है। अच्छा, क्रिकेट की यहाँ पर बात हो रही है तो कुछ अहम जानकारी जो हाल ही में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है वहां से संबंधित यहाँ पर हमने एक निचोड़ रखा है। नो डाउट हमें लगता है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2023 में जो आईपीएल आयोजित हुआ ये भी इसका 16वां ही संस्करण था। इसका विजेता बना चेन्नई सुपर किंग, जो कि 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया। और किसे हराकर इस खिताब को अपने नाम किया, तो गुजरात टाइटंस को। अच्छा, एक जानकारी यहाँ पर यह भी ध्यान रखेंगे, 5 बार जो आईपीएल का खिताब चेन्नई सुपर किंग ने अपने नाम किया है, एक और टीम है जो कि पहली बार मतलब पहले ही 5 बार ये खिताब को जीत चुकी है, वो है मुंबई इंडियंस। अच्छा, वहीं पर हम यहाँ पर आईपीएल के अतिरिक्त डब्ल्यूपीएल अर्थात वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें तो 2023 में इसका पहला संस्करण आयोजित हुआ था। इसका विजेता बना मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हराकर, ये ध्यान रखिए। अच्छा, वहीं पर हम बात करें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की, ये इसका 8वां संस्करण था। मेजबान देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी और विजेता की बात करें तो इंग्लैंड। दूसरी बार इंग्लैंड ने इस खिताब को अपने नाम किया पाकिस्तान को हराकर, यानी कि पाकिस्तान इसका उप विजेता रहा। वहीं पर हम बात करें आईसीसी टी20 महिला विश्व कप की, ये भी इसका 8वां संस्करण था। मेजबान था साउथ अफ्रीका और आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार इस खिताब को अपने नाम किया और मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका को हराकर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी छुपी हुई है, इस तरह के प्रश्न पहले भी एग्जाम में बने हैं, नो डाउट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, अगर यहाँ से इस चैनल से आपकी हेल्प होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम आपको दे रहे हैं 700 लाइक का। अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये 700 लाइक का आंकड़ा हर हाल में मुझे चाहिए, इस वीडियो में आप लोग 700 लाइक पूरा करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि किस देश के नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया, यानी कि मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर यह नाम है नोवाक जोकोविच। ये पूछा गया कि किस देश के ये रहने वाले। बहुत आसान सा सवाल है, ये सर्बिया के हैं। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में चीजों को हम देख लेते हैं कि हाल ही में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसे हराकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है, तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर। ध्यान रखिएगा, रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर नोवाक जोकोविच ने ये यूएस ओपन 2023 से मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। यह उनका चौथा यूएस ओपन मेंस सिंगल का खिताब है। हालांकि यह नोवाक जोकोविच का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, यह भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी आपको ये ध्यान रखना है, 24 ग्रैंड स्लैम के साथ वे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेनिस स्टार मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर लिया है। तो ये खबरों में है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो रही पुरुष वर्ग के बारे में, लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें यूएस ओपन में महिला एकल की, तो वो जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं महिला वर्ग में अमेरिका की कोको गॉफ ने बेलारूस की अरेना सबालेंका को हराकर यूएस ओपन का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। कोको गॉफ ने बेलारूस की अरेना सबालेंका को हराकर इस खिताब को, यानी कि महिला वर्ग में इस खिताब को अपने नाम किया है। तो दोनों कैटेगरी को लेकर यहाँ से ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि किस राज्य में बनाए गए नेचिफू सुरंग
हाल ही में देश को समर्पित किया गया? नेचीफू सुरंग किस राज्य में बनाया गया, जो कि अभी हाल ही में ये देश को समर्पित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बलीपारा चार द्वार तवांग मार्ग में बनी नेचीफू सुरंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में देश को समर्पित किया है। इस सुरंग के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये किस मार्ग पर है, किस जिले में है, कौन सा राज्य है, ये संबंधित चीजें पूछे जा सकते हैं, और इसका उद्घाटन या फिर ये जो समर्पित किया गया देश को किनके द्वारा किया गया। अच्छा, इस सुरंग की लंबाई की बात करें तो इस सुरंग की लंबाई 500 मीटर है और तथा 5,700 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस सुरंग के आकार की बात करें तो यह अंग्रेजी के अक्षर डी के आकार की सुरंग है। अंग्रेजी का जो अक्षर डी है उसी आकार का यह सुरंग है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करें यहाँ पर विस्तार से, इससे क्या फायदा होगा। दरअसल सुरंग सैनिकों के साथ साथ नागरिकों की तीव्र आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो 12 अक्टूबर 2020 को किनके द्वारा रखी गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ही 12 अक्टूबर 2020 को इस सुरंग की आधारशिला रखी गई थी। अच्छा, चूंकि यहाँ पर सुरंग की बात हुई तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सड़क सुरंग कौन सा है। तो यहाँ पर इसी का जिक्र किया गया कि जम्मू कश्मीर की चेनानी नासरी सुरंग, जो कि भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर में है और ये नवीनतम डेटा के आधार पर चेनानी नासरी जो सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग, ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। अब यहाँ पर हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, भारत की लंबी रेल सुरंग कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, देखते हैं कितने लोगों को पता है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। चलिए, अब यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न है कि किस देश को हराकर भारत ने सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। तो अंडर 16 वर्ग में भारत ने अभी हाल ही में किसे हराकर इस खिताब को अपने नाम किया? तो बांग्लादेश को हराकर। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि भारत की अंडर 16 फुटबॉल टीम ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। किसे हराकर? तो बांग्लादेश को हराकर 2-0 से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। एक उपलब्धि यहाँ से दर्ज हुई। यह 5वीं बार है जब भारतीय अंडर 16 टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ये 5वीं बार है जब भारत की अंडर 16 टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया है, ये ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है जो कि श्रेणी 1 सैफ प्रतियोगिता के बारे में हमने कुछ समय पहले आपको जानकारी दिया था कि हाल ही में भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी कि सैफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। ये तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे अंडर 16 वर्ग की, लेकिन ये श्रेणी 1 प्रतियोगिता की बात करें तो भारत ने कुवैत को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैफ का पूरा नाम क्या होता है वो भी हमने आपको बताया, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ये भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए अंडर 16 वर्ग ने जो खिताब को अपने नाम किया है, जो आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये भारतीय टीम का जो सेलिब्रेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हम अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि न्योमा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये न्योमा कहाँ है। दरअसल यहाँ पर आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते थे, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प आपके समक्ष है, इस तरह के विकल्प आपको उलझा सकते हैं। ये सभी नाम आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके लिए एकदम से नया होगा। ठीक है, तो अमरथ, न्योमा, कादराबाद और माना, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्योमा। तो यहाँ पर इसमें लिखा गया कि हाल ही में लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड यानी कि लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में भी और इसका अभी हाल ही में शिलान्यास भी किया गया। तो इस परियोजना का शिलान्यास केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक ब्रिज से किया गया। ये देवक ब्रिज जम्मू में है, यहीं से अभी हाल ही में 12 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अच्छा, इसके बारे में कुछ और भी पॉइंट है संबंधित लद्दाख से कि लद्दाख में ही दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है, जिसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में बनाया है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 19,300 फीट ऊंची है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची ये सड़क है। और इसका निर्माण किया गया था 2020 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और यह चीन सीमा के पास उमलिंगला दर्रे में स्थित है।
ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस सड़क को शामिल किया गया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम विकल्पों पर आते हैं, जो चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे उसको देख लेते हैं। तो पहला विकल्प जो लिखा गया है अमृत, दूसरा न्योमा। न्योमा तो आप जान चुके हैं, ये अभी हमने चर्चा किया लद्दाख में, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त कादराबाद और माना। अच्छा, अमृत की बात करें तो अमृत के बारे में कल ही हमने आपको वीडियो में जानकारी दिया था, ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर कादराबाद के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। इससे संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कादराबाद के बारे में। दरअसल यहाँ पर 68वें बीपीएससी एग्जाम जो आयोजित हुआ था, यहाँ पर प्रश्न ये बना था कि भारत का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बना है? तो कादराबाद, दरभंगा में। अच्छा, माना जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गांव का नाम है, दरभंगा नहीं बल्कि उत्तराखंड में एक गांव का नाम है माना, जो कि माना गांव को पहले कुछ समय पहले इसे भारत का सबसे अंतिम गांव होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन हाल ही में माना गांव जो कि उत्तराखंड का है, इसे भारत का सबसे पहला गांव घोषित किया गया है। उत्तराखंड का एक गांव है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीजों को समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे थे दुनिया के सबसे ऊंची सड़क की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मतलब ये सड़क है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उमलिंगला दर्रे के पास से चीन सीमा के पास है, और इसका निर्माण किया गया था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 में। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित सड़क है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए, फिलहाल यहाँ पर इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दिया है? अब ये मॉब लिंचिंग है क्या, वो भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। चलिए, इसके बारे में चीजों को हम देख लेते हैं कि हाल ही में 9 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है। यदि मॉब लिंचिंग में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा, तथा घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मौत होने पर 10 लाख रुपए और घायल अवस्था में परिजनों को 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, यानी कि जो घायल होंगे उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया, ये यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इस योजना की बात करें तो मॉब लिंचिंग में वे सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या फिर संबंधित अन्य किसी वजह से होती है, वो सभी घटनाओं को इसमें शामिल किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि मॉब लिंचिंग आखिर होता क्या है, हम इसे कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये चीज है क्या? तो मॉब लिंचिंग के बारे में चीजें आपको विस्तार पूर्वक समझना है। एक छोटा सा पॉइंट है, इसे समझेंगे तो आसानी से ये आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल यदि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को बिना किसी आरोप के अफवाहों के आधार पर पीट पीट कर उसकी जान ले लिया जाता है, और जिसमें पुलिस, कानून व्यवस्था आदि किसी भी प्रकार से कोई भी संलग्न नहीं होता है, और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना, यदि भीड़ में लोगों की संख्या अधिक हो, जो भीड़ में लोगों की संख्या अधिक हो और किसी ऐसे व्यक्ति को बिना कोई मतलब अपराध के आधार पर, बिना किसी मतलब जुर्म किए उसे एक अफवाह के आधार पर पीट पीट कर जान ले लेता, तो उसे ही मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। तस्वीर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, 2-3 लोगों की अवस्था में ऐसा नहीं हो सकता, ये हमने समझाने के लिए यहाँ पर आपको ये तस्वीर दिखाया है। दरअसल अगर जिस व्यक्ति की हत्या हो रही होती या फिर जिस व्यक्ति को पीटा जा रहा होता, अगर वहां पर लोगों की संख्या अधिक हो, समूह हो, तो वैसी स्थिति में मतलब अफवाहों के आधार पर उसे पीटा जा रहा है, तो वैसे ही स्थिति में उसे मॉब लिंचिंग कहा जाता है। आई होप कि आप मॉब लिंचिंग शब्द को समझ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से कहा, यहाँ पर देखिए एक शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे। निम्नलिखित में से कहा हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया? देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में यहाँ पर देखिए कि जम्मू कश्मीर में बंगस वैली फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा 10 सितंबर 2023 को किया गया। कब किया गया? तो 10 सितंबर 2023 को। और इस महोत्सव का उद्देश्य की बात करें तो बंगस घाटी की ग्रामीण और साहसिक पर्यटन क्षमता को दुनिया के सामने लाना है। इसके विकास को लेकर के अभी हाल ही में ये मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, इन्हीं के द्वारा ये बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया, और ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जो प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, उसको लेकर चीजें यहाँ पर आपके समक्ष है। हमने कई बार आपको जानकारी दिया है कि हेमिस महोत्सव, बैसाखी, ट्यूलिप फेस्टिवल, शिकारा महोत्सव, गुलेज महोत्सव, ये सभी जो मनाए जाते हैं वो मुख्यतः जम्मू कश्मीर में ही मनाए जाते हैं। ये चीजें आपको याद होगा, हमने कई बार आपको बताया है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर अगला होगा 11वां प्रश्न। सुब्रतो कप का 62वां संस्करण 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। बताएं कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है?
बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सुब्रतो कप का जो संबंध है ये फुटबॉल से। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह 1960 में शुरू हुआ था। सुब्रतो कप की जो स्थापना हुई थी या फिर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1960 में हुई थी। अच्छा, 19 सितंबर से 23 अक्टूबर 2023 तक इसका 62वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, जिसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 109 टीमें भाग लेंगे। ये इसका 62वां संस्करण होगा जो कि 19 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है और ये 23 अक्टूबर को इसका समापन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी और भी है, इसमें कुछ कैटेगरी में इसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि अंडर 17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंडर 14 सब जूनियर वर्ग में लड़कों की बात करें तो प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी। ये तो रही इनसे संबंधित, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी और भी है कि इसमें जो हमने अभी आपको बतलाया कि इसमें 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 109 टीमें भाग लेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है इस 62वें संस्करण में, सुब्रतो कप के 62वें संस्करण में बांग्लादेश और नेपाल की टीमें भी हिस्सा लेगी, भाग लेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कि सुब्रतो कप में किस पड़ोसी देश ने भाग लिया है, तो बांग्लादेश और नेपाल। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो भारत ने अभी हाल ही में ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। दरअसल भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली थी वो इंडोनेशिया से मिली थी। भारत को जो G20 की अध्यक्षता मिली या फिर कमान मिली वो इंडोनेशिया से मिली, और फिर आपको ये भी ध्यान रखना है भारत से G20 कमान मिली किसे, ब्राजील को। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ब्राजील। अच्छा, G20 के बारे में कई सारी जानकारी हमने पहले भी इस समय पर आपको दिया है, रेगुलर दिया है, और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ पर है, दिल्ली में जो अभी हाल ही में 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसी से संबंधित ये तस्वीर है। और इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम है, यहीं पर 18वां शिखर सम्मेलन G20 का आयोजित हुआ था, और यहीं पर ये प्रगति मैदान भारत मंडपम में ये आपको ध्यान रखना है पूरी दुनिया का सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारत मंडपम के बाहर में ये जो आप देख रहे हैं ये भारत मंडपम है, और इसके बाहर यानी कि भारत मंडपम के बाहर में ये नटराज की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। और G20 की अध्यक्षता के तहत बिहार में पटना में बापू सभागार में आपको ध्यान रखना है, ज्ञान भवन और बापू सभागार में ये श्रम 20 या फिर लेबर 20 बैठक आयोजित हुई थी। ये जानकारी हमने आपको दिया था। और G20 के बारे में 17वें शिखर सम्मेलन जो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ ये भी हमने आपको बताया था। इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और आपको ध्यान रखना यहीं पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी, यानी कि G20 की। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस एकमात्र भारतीय व्यक्ति का नाम सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों यानी कि पर्सनैलिटीज में शामिल किया है। विस्तृत तौर पर हमने इसकी जानकारी आपको दिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और इसको वहां पर अवश्य लिखिए। और जो जानकारी हमने बीपीएससी के बारे में दिया है आपको पहले भी कई बार, आप लोग बीपीएससी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होगी और घर बैठे अपनी तैयारी का आप सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो अब तक जो मतलब बीपीएससी मेकर ऐप पर जो ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है ये 40 टेस्ट का हमने प्लान किया है, और इसमें से अब तक आपको 30 जो टेस्ट है ऑनलाइन टेस्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 30 टेस्ट आपको दिया जा चुका है, 10 रिमेनिंग है, वो भी जल्द यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इस कोर्स को, यही वो कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। हालांकि इस कोर्स में एक फायदा आपको यह भी है कि अगर अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आगामी जो 70वीं बीपीएससी के लिए ये कोर्स अपग्रेड करेगा तो दोबारा से आपको मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक ऑफर है, ऑफर का लाभ लेने के लिए इस प्रोमो कोड का आप इस्तेमाल कीजिए, और जब एक बार आप 69वीं के लिए मेंबरशिप लेंगे तो 70वीं के लिए भी मटेरियल यहाँ से आपको मिलता रहेगा। इसी कोर्स में आपका करंट अफेयर्स भी शामिल है। करंट अफेयर्स के लिए दोबारा से आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें तमाम चीजें आपको बीपीएससी एग्जाम के लिए मिल जाएगी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी कुछ चीजें हमने इसमें नया ऐड करने का सोचा है 70वीं बीपीएससी में, तो आपको दोबारा वहां पर पेमेंट करना नहीं पड़ेगा अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं। ये 799 नहीं बल्कि यहाँ पर महज 399 रुपये में आपसे प्राप्त कर पाएंगे। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।